प्रबंध के क्षेत्र में टेलर का योगदान। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में जाने माने वाले प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री फ्रेडरिक विक्सलो का जन्म फिलाडेल्फिया में सन 1856 ईस्वी को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस व जर्मनी में हुई, किंतु आंखें कमज़ोर होने के कारण वे अपनी पढ़ाई आगे न कर सके और सन 1878 ईस्वी में अमेरिका ही मिडवेल कंपनी में श्रमिक के रूप में भर्ती हो गए। कठोर परिश्रम एवं सत्यनिष्ठा से कार्य करने के कारण ही वे इस कंपनी में 6 वर्ष के अंदर मुख्य इंजीनियर पर पदोन्नत हो गए। 1898 ईस्वी तक कार्य करने के पश्चात वे बिथलहेम कंपनी में चले गए। वहां उन्होंने अनेक प्रयोग किए तथा अपने प्रयोग से यह सिद्ध कर दिया कि वैज्ञानिक विधि से श्रमिकों द्वारा कार्य कराया जाए तो श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि की जा सकती है। 1901 में उन्होंने नौकरी छोड़कर प्रबंधकीय सलाहकार के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1910 ईस्वी में उन्होंने शॉप मैनेजमेंट तथा 1911 ईस्वी में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम से 2 पुस्तकों की रचना की। 1915 ईस्वी में टेलर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात वैज्ञानिक प्रबंध का आंदोलन धीमा पड़ गया। सन 1918 में रूस में लेनिन द्वारा इसे अपनाया गया तथा इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सन 1929-30 में विश्वव्यापी मंदी ने व्यापारियों की जड़ें हिला दी, जिससे श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया जाने लगा, किंतु बाद में इसे यूरोप में विभिन्न राष्ट्र जैसे जापान, इंग्लैंड, एशिया के कुछ राष्ट्रों ने अपनाया। टेलर ने अनुयायियों में प्रमुख सर्वश्रेष्ठ गेट, गिलब्रेथ, फर्सन, इमर्सन, फेयोल आदि थे। टेलर के प्रमुख ग्रंथ थे क्रॉकेट प्लान एंड रेनफोर्स्ड शॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्रॉकेट क्रॉक्स ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, द गॉस्पेल ऑफ इफिशिएंसी। ये इनकी प्रमुख टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत वास्तव में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं। टेलर महोदय ने वैज्ञानिक प्रबंध का गहनता व सूक्ष्मता से अध्ययन कर वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत फेयोल के सिद्धांत के भले ही अलग हो, लेकिन दोनों के आधार एक ही हैं, क्योंकि दोनों प्रबंध की क्षमता व दशाओं में सुधार लाना चाहते थे। चूँकि प्रबंध के सिद्धांतों को टेलर महोदय ने वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर प्रस्तुत किया, इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध या प्रबंध के निम्न सिद्धांतों को टेलर महोदय ने निम्न प्रकार प्रतिपादित किया। पहला, कार्यानुमान का सिद्धांत। दूसरा, प्रयोगों का सिद्धांत, जिसको 3 भाग में बांटा गया: समय का अध्ययन, गति का अध्ययन, थकान का अध्ययन। तीसरा, नियोजन का सिद्धांत। चौथा, वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत। पांचवा, कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत। छठवां, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत। सातवां, सामग्री का वैज्ञानिक चुनाव व प्रयोगों का सिद्धांत। आठवां, आधुनिक यंत्र व उपकरणों का सिद्धांत। 9वां, प्रमापीकरण का सिद्धांत। 10वां, क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत। 11, आदर्श लागत लेखा प्रणाली का सिद्धांत। और 12, मानसिक क्रांति का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यानुमान का सिद्धांत, अर्थात कार्यों के अनुमान का सिद्धांत। तो देखिए, टेलर के अनुसार प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस कार्य के संबंध में पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। पूर्वानुमान का अर्थ हो गया पहले से अनुमान, जैसे कार्य करने में कितना समय लगेगा, उस पर अनुमानित व्यय कितना होगा, कार्य के दौरान क्या क्या परेशानियां आ सकती है, उन्हें कैसे हल किया जाएगा आदि। कार्य के दौरान सामान्य दशाएं रहने पर कार्य का प्रमाप निर्धारित कर लेना चाहिए। यही कार्यानुमान अर्थात कार्य का अनुमान का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत हुआ? पहला, टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। दूसरा बोला जाता है अपना प्रयोगों का सिद्धांत। अब देखिए, श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इस सिद्धांत में टेलर ने 3 प्रयोगों का प्रतिपादन किया, जो निम्नलिखित है। पहला मैंने आपको बताया था समय का अध्ययन, दूसरा आपका गति का अध्ययन, तीसरा आपका थकान का अध्ययन। तो सबसे पहले हम देखते हैं समय का अध्ययन। तो समय अध्ययन के अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि किसी कार्य को करने में श्रमिक कितना समय लगाता है।
और वास्तव में कितना समय लगना चाहिए। इस हेतु टेलर ने स्टॉप वॉच का प्रयोग किया और एकांत में श्रमिकों के प्रत्येक हरकतों में लगने वाले समय को नोट किया गया ताकि कार्य में लगने का वास्तविक समय ज्ञात किया जा सके। इस प्रयोग से टेलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह सामान्य श्रमिक को कार्य करने का ढंग न बताया जाए तो वह लगभग 50% हरकतें आवश्यक कार्य करता है, जिससे कार्य का समय दुगुना बढ़ जाता है। अतः श्रमिकों और कर्मचारियों को कार्य करने का सही ढंग बताया जाना चाहिए। दूसरा देखते हैं हम अपना गति का अध्ययन। तो किसी कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी होगी, इसे पता करना गति अध्ययन कहलाता है। इस अध्ययन के द्वारा किसी कार्य को करने की गति ज्ञात की जा सकती है। इस अध्ययन हेतु टेलर एक ऐसे स्थान पर बैठ गए जहां से वह सभी श्रमिकों की हरकतों को देख सके किंतु श्रमिक उन्हें न देख सके तथा श्रमिकों के समान दशा में कार्य करने दिया गया एवं श्रमिकों की कार्य की गति को नोट किया गया। टेलर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्रमिकों की कार्य करने की गति वांछित गति से 50% कम है। अतः मानक गति के कार्य हेतु श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि कार्य के दौरान अनावश्यक कार्य एवं हरकतों के कारण कार्य की गति में व्यवधान न हो। तीसरा आता है अपना थकान का अध्ययन। तो कार्य करने के दौरान श्रमिक जल्दी क्यों थक जाता है, इसका अध्ययन थकान का अध्ययन कहलाता है। टेलर महोदय ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि श्रमिक कब व क्यों जल्दी थकता है ताकि ऐसे उपाय किया जा सके जिससे श्रमिक जल्दी न थके। टेलर ने स्वयं कहा, यदि कोई श्रमिक अधिक परिश्रम करता है तो उसकी कार्य क्षमता में शिथिलता आ जाती है। अतः यह आवश्यक है कि एक निश्चित समय के बाद श्रमिकों को आराम दिया जाए तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान किया जाए, जैसे शीतल पेय पदार्थ, चाय, नाश्ता आदि। साथ ही श्रमिक को लंबे समय तक लगातार कार्य न कराकर बीच में आराम अवश्य देना चाहिए। कितने समय के पश्चात आराम दिया जाए यह कार्य की दशाएं व स्वभाव के ऊपर निर्भर करेगा। इसे प्रयोग कर पहले ही ज्ञात कर लेना चाहिए। नियोजन का सिद्धांत। टेलर के अनुसार प्रत्येक उपक्रम में एक योजना विभाग होना चाहिए जो उपक्रम के समस्त कार्यों की योजना बनाकर प्रतिदिन सूचना पटल पर प्रदर्शित करे। इससे प्रत्येक कर्मचारी को कारखाने में कार्य करने वाले कर्मचारी की कार्य स्थिति की जानकारी मिल जाती है। साथ ही कर्मचारी की कार्य दशाएं व सुविधाओं की पूर्ण योजना बना ली जानी चाहिए। इससे कर्मचारी में असंतोष नहीं फैलता। टेलर ने कहा, नियोजन वैज्ञानिक प्रबंध का हृदय है। इस विभाग द्वारा प्रत्येक विभाग एवं उप विभागों में कौन सा कार्य कब और किस व्यक्ति द्वारा किस प्रकार संपन्न किया जाए, इसकी विस्तृत रूपरेखा नियोजन कहलाता है। चौथा देखते हैं हम वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारियों का उचित चुनाव ही वैज्ञानिक चयन है। टेलर ने कहा कि कर्मचारियों के चुनाव से यह मतलब कदापि नहीं कि बहुत ही योग्यता वाले व्यक्ति लिए जाए, अपितु इसका आशय तो यह है कि बहुत ही सामान्य व्यक्ति में से ऐसे व्यक्ति चुन लिए जाए जो उस कार्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो। तो टेलर ने यह भी कहा कि चुनाव विधि इतनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, प्रशिक्षण का महत्व कम नहीं हो सकता। अतः चयन के बाद वह समय समय पर श्रेष्ठ कार्य हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। टेलर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी लिखा कि वैज्ञानिक प्रबंध उस चिड़िया का कोई स्थान नहीं जो अच्छा गा सकती है लेकिन गाएगी नहीं। इसका स्पष्ट यह है कि कार्य करने वाला महत्वपूर्ण होता है, जानने वाला नहीं। पांचवा देखते हैं हम कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्य का वितरण न्याय संगत होना चाहिए। संगठन में कुछ लोग हाथ से मजबूत होते हैं तो कुछ पैर से, कुछ मस्तिष्क से तेज होता है तो कुछ आंखों से। अतः सही एवं सक्षम व्यक्ति को उसी के योग्य कार्य दिया जाए। इसे सही व्यक्ति को सही कार्य का सिद्धांत भी कहते हैं। छठवां देखते हैं हम प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत। तो टेलर का मानना है कि मजदूरी कितनी भी अधिक क्यों न हो, कार्य के प्रति लगन होने के लिए प्रेरणा का होना अति आवश्यक है। टेलर ने यह भी कहा कि विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को लागू किया जाए, जिसके तहत प्रमापित कार्य करने वाले को उचित दर पर, प्रमापित कार्य पर करने वालों को निजी दर पर मजदूरी दिया जाने को कहा।
सातवां देखते हैं हम सामग्री का वैज्ञानिक चुनाव व प्रयोगों का सिद्धांत। जैसे कि कहावत है कि जैसे बीज वैसा फल, अर्थात अच्छी सामग्री से वस्तु का निर्माण भी अच्छा होगा। अतः कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त सामग्री मानक स्तर की होनी चाहिए। साथ ही वस्तु का उपयोग की विधि अच्छी हो, इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सी अच्छी वस्तुएं खराब विधि के प्रयोग से नष्ट हो जाती है। अतः अच्छी वस्तु व उसके उपयोग से विधि उचित होनी चाहिए। आठवां आते हैं हम आधुनिक यंत्र व उपकरणों का सिद्धांत। उत्पादन के दौरान आधुनिक एवं उन्नत यंत्र तथा उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्नत यंत्र से उत्पादन लागत कम आती है और माल शीघ्र तैयार होता है। नौवां आते हैं हम प्रमापीकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत एक निश्चित प्रमाप की वस्तु, उपकरण, कच्चा माल व कार्य की दशाएं तथा प्रमापित विधि श्रमिकों को दी जाती है, जिससे श्रेष्ठ वस्तु कम लागत पर उत्पादित हो सके। 10वां देखते हैं हम क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत। तो देखिए, टेलर ने उपक्रम हेतु क्रियात्मक संगठन प्रणाली का सुझाव दिया। इससे एक साथ कार्य पर 8 नियंत्रकों व नियंत्रण को पर्यवेक्षण होता है। इस संगठन को 8 नेता वाली योजना का 8 बॉस सिस्टम भी कहते हैं। ये नेता निम्नानुसार है, जैसे टोली नायक, गति नायक, निरीक्षक, मरम्मत नायक, कार्यक्रम लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, समय तथा पारिश्रमिक लिपिक, अनुशासन अधिकारी आदि। 11वां देखते हैं हम आदर्श लागत लेखा प्रणाली का सिद्धांत। यह सिद्धांत उन्नत व आदर्श लेखांकन प्रणाली के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, चूँकि आदर्श लेखा प्रणाली में योग्य, अनुभवी व कुशल लेखापालकों की सेवाएं ली जाती है। 12वां आते हैं हम मानसिक क्रांति का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह संदेश देता है कि कर्मचारी उपक्रम के लिए व उपक्रम कर्मचारी के लिए है। अतः समस्त कर्मचारी अपनी आपसी मतभाव व भेदभाव समाप्त कर मात्र उपक्रम के हित में कार्य करें, जिससे सभी का हित हो सके। इस सिद्धांत के अंतर्गत मालिक व मजदूर एक होकर सामूहिक हित व लाभ की योजना बनाते हैं। इस प्रकार सभी के मन में उपक्रम के हित में क्रांति जागृत होती है, इसलिए इसे मानसिक क्रांति का सिद्धांत कहते हैं। इसका सार यह है कि श्रम व प्रबंध एक दूसरे के विरोधी न होकर सहयोगी बनकर कार्य करें। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का योगदान। यह सत्य है कि वैज्ञानिक प्रबंध की नींव फ्रेडरिक टेलर ने रखी थी, इसलिए इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो टेलर स्वयं एक पेशेवर प्रबंधक रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव व विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परंपरागत व मनमाने ढंग से कार्य करने पर कार्य क्षमता में कमी व क्षय की वृद्धि होती है। अतः सूक्ष्म परीक्षण व वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने पर कार्यकुशलता में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने मिडवेल कंपनी, जहां के इंजीनियर थे, वहां का सूक्ष्म परीक्षण कर दी, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के निम्न उद्देश्य है। पहला है आपका विज्ञान न कि मनमाने ढंग से कार्य। दूसरा है सहमति न ही संघर्ष। तीसरा है सहयोग न ही व्यक्तिवाद। चौथा है अधिकतम उत्पादन न ही सीमित उत्पादन। पांचवा है प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम क्षमता। और छठवां है संपन्नता की सीमा तक विकास।